बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 22। कुछ देर के बाद मैं अलहमरा के उकबी हिस्से में पहुंच गया। इधर उधर देखकर जब मुझे इत्मीनान हुआ कि कोई ताकुब नहीं कर रहा तो सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंच के लॉबी में हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अमीना का कहीं पता नहीं था। लॉन्च की तरफ जाने लगा तो रिसेप्शन काउंटर से मैनेजर ने गौर से मेरी तरफ देखा, अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आया और शिस्ता अंग्रेजी में कहने लगा, सर क्या आपका नाम मिस्टर बर्ग है? मैं एकदम चौंक कर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुरा के कहा, हाँ मेरा नाम बर्ग है, M.K. बर्ग। एक खातून 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 212 में आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने उनको लॉबी में ठहरने के लिए कहा था। रूम मेरे ही नाम पे है ना? जी सर, आपके नाम पे है, लेकिन आपका सामान आने पे रजिस्टर किया जाएगा। आइए। वो मुझे साथ लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचा। रूम नंबर 212 का बजर दबाया, की होल से एक आंख नजर आई, उसके बाद दरवाजा खुल गया। मैनेजर चलने लगा तो मैंने उसे रोककर $100 के नोट देते हुए कहा, मुमकिन हो तो हमें ऑफ द रिकॉर्ड ही रखिए, कोई विजिटर भी नहीं आना चाहिए। मैनेजर ने $100 का नोट देखा और फिर कंपटी खसाने लगा। मैंने मुस्कुरा के कहा, नहीं, ये किसी अकाउंट में नहीं है, हम पेमेंट जाते हुए करेंगे। बेहद शुक्रिया जनाब, आप इत्मीनान रखिए। मैनेजर का रवैया बदल गया और वो वहाँ से चला गया। मैं दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। अमीना दरवाजे के पास ही मौजूद थी। उसने दरवाजा बंद करके बोलर चढ़ाया और दोनों हाथ मेरी गर्दन पर हमाइल कर दिए। माय डियर बर्ग, शुक्र करो तुम मुझे जिंदा देख रहे हो। तुम जिंदा ही रहोगी। शायद तुम हशमान जिक्री को इधर से गुजरता देखकर घबरा गई होगी। तुम्हें मालूम है? हाँ। वो कैसे? मैं उससे मिलकर बल्कि उसके साथ कॉफी पीकर आ रहा हूँ। वो बेएतबारी से हंस पड़ी। उसने कहा, ऐसा मजाक मत करो जिस पे यकीन करना हमाकत के सिवा और कुछ न हो। मैंने संजीदा होकर कहा, बिल्कुल यही बात है जो मैंने तुमसे कही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो मुझे हर तरह का ताउन पेश कर चुका है। मेरी तमाम ज्यादतियों को उसने बर्दाश्त करने का ऐलान किया और मुझे पेशकश की है कि मैं उसके साथ मिलकर काम करूं। मुमकिन तो नहीं है, मैं उसे जानती हूँ, या फिर ये कहना चाहिए कि तुम पहले शख्स हो जिसके सामने वो झुका है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो मुझे धोखा देकर कोई जाल बिछा रहा है? यकीनन ऐसा ही हो सकता है। तो मुझे पूरी बात बताओ। वो बोली और मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे तमाम वाकया सुना दिया। वो अपनी हैरत पे काबू पा चुकी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, बहुत बड़ी रकम पेश की है उसने, मगर एक बात सोचो डियर, वो सब कुछ कितना होगा जिसके लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है? इसका कुछ तसव्वुर कर सकती हो? यकीनन वो कोई बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन फिर तुमने वादा क्यों किया? बस पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो मुतमिन होके बैठ जाएगा और हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि तख्ती महफूज हाथों में पहुंच जाए। महफूज हाथों से तुम्हारी क्या मुराद है? जहां और जिसके पास इसे होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कोई और पार्टी? पार्टी तो नहीं, अपने ही तसव्वुफ में समझो। लेकिन मैं इस सौदेबाजी को नहीं मानता। कल सुबह अगर तुम ना पहुंचे तो हशमान पूरी शिद्दत से तुम्हारी तलाश में मसरूफ हो जाएगा, बल्कि तुमसे ज्यादा इस तख्ती की तलाश में। उस वक्त तक ये तख्ती कहीं से कहीं पहुंच चुकी होगी और फिर तुम मुझे नहीं जानती डियर। हशमान जिक्री को अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजरना होगा और इसका सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। अमीना गौर से मुझे देखने लगी, फिर मुस्कुरा के खामोश हो गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मुझ पे कुछ गनूदगी सी सवार हुई और मैं पढ़ के सो गया। जब आंख खुली तो रात के 8 बजे थे। अमीना सोफे पे टांगे फैलाए बेड लैम्प की रोशनी में मेरा लाया हुआ रिसाला पढ़ रही थी। मुझे उठता देखकर वो भी अपनी जगह से उठी और फिर उसने कमरे की तमाम बत्तियां रोशन कर दी। भूख लग रही है अमीना, खाना खिलाओ, मैं रूम सर्विस को फोन करती हूँ। ओके, मैंने कहा और बाथरूम की जानिब चल पड़ा। खाना खाने के बाद मैंने अमीना से कहा, क्या ख्याल है हम बाहर चलें? कैसी बातें करते हो, क्या ये मुनासिब होगा? अभी तक तो कुछ नहीं, निकलते हैं, साहिल समंदर वगैरह पे चलेंगे। खतरा तो आने वाली सुबह के बाद होगा।
लेकिन अमीना इसके लिए तैयार ना हुई। हमने फैसला किया कि होटल में ही चहलकदमी कर लेते हैं। हम होटल के टेरेस में पहुंच गए, जहां जाबजा गमलों में फूलदार पौधे और उनके दरमियान बेंचों पे कई जोड़े बैठे हुए थे। वह हम थोड़ी देर तक छत की दीवार के पास खड़े रोशनियों से जगमगाते हुए शहर और बाजार के मंजर देखते रहे। हमारी निगाह दूर दूर तक जायजा ले रही थी। फिर हम दोनों एक गोशे में बेंच पे बैठ गए। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन टेरेस पे रौनक का वही आलम था। जगह जगह लोग बेंचों पे बैठे मशरूबात से शुगल कर रहे थे। बेरे आ जा रहे थे। नौजवान जोड़े हाथ में हार डाले टहल रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों में हर तरफ जर्क बर्क मलबूसात के साथ खुशबू की लिपटें आ रही थी। अल-हमदा सिकंदरिया के हुस्नो शबाब और दौलतमंद माहौल की नुमाइंदगी कर रहा था, जिसमें कहकहे रचे हुए थे, खुशबाश और जिंदगी से भरपूर कहकहे। लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद ये सब कुछ भी बेअसर से हो गए और मैंने बेजारी से कहा, क्या ख्याल है, अपने कमरे में चले अमीना? हाँ, आओ चलते हैं। मैं भी इस माहौल से उकता गई हूँ। फिर हम दोनों अपनी जगह से उठे और वहां से चल पड़े। वैसे अब मेरे जहन में कुछ और ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। सिकंदरिया में मेरा काम पाया तकमील को पहुंच गया था और अब इसका रद्द अमल शुरू होने वाला था। मैं जानता था कि यहाँ मेरे लिए खतरात के सिवा और कुछ नहीं। ये तख्ती जिसके हसूल के लिए मैं यहाँ तक आया था मेरे हाथ आ गई थी। चुनाचे मुझे सिकंदरिया छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक है का मामला था, मैं उसकी नई शख्सियत से रोशनास होने के बाद हकीकत की दुनिया में आ गया था और ये अंदाजा मुझे हो गया था कि इसकी शख्सियत बहुत बड़ी है। वो तो बहुत पीछे रह गया था। मैं हशमान जिक्री के जाल में फंस गया था और इसी से मुझे निजात पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा काम हो गया था, यानी तख्ती मुझे हासिल हो गई थी। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। अलबत्ता अब जरा और मसला मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वो था अमीना का साथ। अमीना की और मेरी कुर्बत कुछ इस कदर ज्यादा हो गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अमीना को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो और मैं इसे धोखा देकर यहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसने मुझे गैर मामूली तौर पे खामोश देखा तो बोली, क्या बात है, कोई परेशानी है? चलो अपने कमरे में चल के सोते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। हम दोनों इस राहदारी में पहुंचे जो हमारे कमरे की तरफ जाती थी। राहदारी सुनसान पड़ी थी। इस वक्त मौसम और माहौल कुछ इस तरह का था कि ज्यादातर लोग अपने कमरे में बंद टेरेस पर पहुंच गए, या फिर अगर कोई इस तरह का आदमी होगा जो सुकून से रहना चाहता होगा, वो इस वक्त अपने कमरे में सो रहा था। आखिरकार हम अपने कमरे के दरवाजे पे पहुंचे। मैंने जेब से चाबी निकाली और फिर चाबी को कमरे के लॉक में घुमाया। अचानक चंपा के फूल की महसूस खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मैं चौंक पड़ा। इस वक्त कुछ ऐसी बेइख्तियारी जहन पे सवार हुई कि अमीना को भी एकदम से किसी अनहोनी बात का एहसास हो गया। वो चौंक के मुझे देखने लगी, फिर बोली, खैर तो है, क्या हुआ? मैं अभी पूरी तरह संभल ना पाया था कि दूर से मुझे लकड़ी के खड़ाऊ पहन के चलने की खटखट सुनाई दी और फिर मेरी नजरें उस आवाज की सिमत उठ गई। मैंने देखा कि वरदान सधानी इसी तरफ चला आ रहा है। मैंने बिजली की सी तेजी से पलटकर दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। अमीना कमरे में दाखिल होने लगी, फिर बोली, क्या बात है, बताओगे नहीं? नहीं अमीना, कोई खास बात नहीं, मेरा एक पुरस्कार आ रहा है, जरा इससे मिल लो। वरदान सदानी को देख के उसने होंठ सुकोड़े, फिर अंदर दाखिल हो गई। सदानी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ चुका था। इससे पहले कि वो मुझसे मुखातिब हो, मैंने ये फैसला किया कि इसे अंदर ले जाऊं। वो मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और कमरे में दाखिल हो गया। वरदान सदानी भी बेतुकान अंदर दाखिल हो गया था। उसने अंदर आके दरवाजा बंद किया और थम राज बोदो सती कह के मेरे कदमों में आया। अमीना इस अजीबो गरीब इंसान की इस मज़हका खेस हरकत को देख रही थी। मैंने झुक के वरदान का बाजू थामा और उसे उठाते हुए कहा, नथा सतू। वो हाथ जोड़ के बोला, महान बदी सतू, आपकी सफलता पर आपकी सेवा में धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आपकी कठिन परीक्षा खत्म हुई। अब हम आपको महान बदी सतू के रूप में देखने को बेचैन हैं। सधानी, ये अपनी अमानत संभालो, मैंने कहा और आगे बढ़कर वो तख्ती निकाल के उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, सिद्धार्था खुद भी समझ सकता है, अभी मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। महान बुद्धि सतु, आपको इस मोह माया में पड़ना नहीं चाहिए था। ये बदन महापरशु की महात्मा खत्म कर देते हैं। खैर, हमें मालूम है कि इस देवी ने किसी कारण आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया और आपके लिए खुद इसको त्याग कर चल देना बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, नामुमकिन कहो वरदान सधानी। वो मेरे इन अल्फाज पे मुस्कुराया और सर झुका के बोला, नहीं बदू सती, संसार का तमाम रूप तमाम धन आपके चरणों में है। आप महान शक्ति के मालिक हैं, लेकिन शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको गाशे भरम जरूर जाना पड़ेगा, जहाँ महान बख्शु मंदिर में अश्व समथानी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
मैं आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो धर्मराज, जिद ना कीजिए। आपका वहाँ जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर यहाँ वापस आना चाहते हैं तो मैं आपको सुबह होने से पहले गाशेबरम और फिर इसी समय यहाँ वापस पहुँचा सकता हूँ। एक लम्हे के लिए एक अजीब सा एहसास मुझे हुआ, श्रीलंका कहाँ और काहिरा कहाँ, लेकिन ये हो सकता था। मेरे अब तक के तजुर्बात मुझे यही बताते थे। मैंने कहा वरदान, आज नहीं कल जो आज्ञा बदी सतु, परंतु सावधान रहिए, आज रात यहाँ एक अशमात का संभू है। मैं हंस दिया। उसने झुककर मेरे पांव छुए, दरवाजा खोल के बाहर निकला। अमीना ने आंखें बंद करके गर्दन झटकते हुए कहा, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं तो तुम्हारी जुबान सुनकर पागल हो जा रही थी। ये किस्सा क्या था? क्या चीज है ये? ठहरो एक मिनट, मैं दरवाजा बंद कर दूं। उसने दरवाजा बंद किया। पलटती हुई मसहरी पे बैठते हुए बोली, पर ये था कौन? मिस्र में तो इस तरह की जुबान कहीं पहनी नहीं जाती और न ही इस तरह का जो लिबास है वो पहना जाता है। मैंने गहरी सांस लेके उसको बाजू से थामा। तुम इसकी पुरअसरार ताकत से वाकिफ नहीं। ये तख्ती जो मैंने इसके हवाले की वो हिंदुस्तान से इसे लेने आया था और अब वापस वहाँ पहुँच गया होगा। न सिर्फ हिंदुस्तान बड़े श्रीलंका की बात करता हूँ मैं। वो हैरत से मुझे देखने लगी तो मैंने हंस के उसे तकिए पे गिराया और कपड़े तब्दील करने लगा। ये क्या? दुनिया का कोई भी फर्द मेरी इन तमाम बातों को सुनता तो हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि एक हसीन वजूद, एक मस्त शुबाब मेरी कुर्बत में मौजूद था। लेकिन वरदान सदानी ने यहाँ आके मेरे जहन को मुतरद्दिद कर दिया था और मैं चौकन्ने हो गया था। अमीना के साथ मैं बहुत देर तक जागता रहा। वो मुझसे बातें करती रही। फिर हम नीम आलूदगी की कैफियत में गिरफ्तार हो गए। रात का कोई 1:30 बजा होगा कि अचानक अमीना ने मेरे बाजू में चुटकी लेकर सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ इशारा किया। चूंकि मुकम्मल तौर पे नींद नहीं आई थी, इसलिए मैंने भी चौंक के उधर देखा। अमीना ने जिस तरफ इशारा किया था वो खिड़की थी और खिड़की का पर्दा हिल रहा था। लेकिन बहरहाल में गाफिल नहीं हो सकता था। मैंने कंबल सिरका के पाइंती की तरफ फेंका और तकिए के नीचे से रिवाल्वर निकाला। फिर मैं दबे पांव बिस्तर से उतरकर चलता हुआ खिड़की के पास पहुंच गया। मैं खिड़की के बिल्कुल सामने नहीं आया था, बल्कि उसकी साइड में था। पर्दे के पीछे यकीनन कोई मौजूद था। मेरी छठी हिस्स मुझे इसका एहसास दिला रही थी। फिर अचानक ही पर्दे के पीछे से एक चेहरा नमूदार हुआ। मैंने दांत पीसकर पूरी ताकत से पिस्टल का दस्ता उस चेहरे पे मारा। एक चीख फिजा में बुलंद हुई। खिड़की में हल्की सी ससराहट हुई। दूसरे लम्हे सड़क पे किसी वजनी चीज के गिरने की आवाज आई। अमीना ने तेजी से छलांग लगाई और मेरी तरफ लिपकी। मैंने पर्दे की आड़ से खिड़की के बाहर देखा। फुटपाथ पे एक शाफोश आदमी का जिस्म बेहिसो हरकत पड़ा था। इत्फाक से पास ही कोई पुलिसमैन भी मौजूद था जो तेजी से उसकी तरफ लिपका। मैंने अपना सर अंदर किया। खिड़की के बाईं जानिब तकरीबन 2 फुट के फासले पर एक पाइप लाइन थी जो छत तक जा रही थी। आने वाला शायद इसी के जरिए ऊपर चढ़ के आया था। मैंने अमीना को खिड़की से पीछे हटाया। उसका बाजू पकड़ के वापस मसहरी पे आया। उसने सरसराती आवाज में कहा, इसका मतलब है हशमान जिक्री ने हमें ढूंढ निकाला। मैं पुरख्याल अंदाज में रुखसार को जाने लगा। फिर मैंने मध्यम लहजे में कहा, ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरा एक और अंदाजा है। यकीनन उसने शख्स को हमें कत्ल करने के लिए भेजा ना होगा। तो फिर वो हमें अपने आप से होशियार करने आया था। अमीना ने मुस्कुरा के मेरे सीने पर सर टिकाया। मैं गहरी सोच में डूबा था। फिर अचानक 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और अमीना सहमी हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये कौन हो सकता है? देखता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। दोबारा दरवाजा बजाया गया। इस मरतबा जरा जोर से दरवाजा बजाया गया था। बहरहाल मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर में होटल का मैनेजर खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ मिस्टर बुर्क, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं। 1 मिनट रुको, मैंने कहा और वापस पलटकर गाउन पहना और फिर दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। क्या बदतमीजी है ये रात के इस वक्त। प्लीज अब अपनी मिसेस को जगाएं और मेहरबानी फरमाकर मेरे साथ आए। लेकिन क्यों? आपकी खिड़की के ऐन नीचे एक आदमी ऊपर चढ़ता हुआ मर गया। तो फिर देखिए, मैं बेशक आपकी हिदायत के मुताबिक आपका नाम दर्ज नहीं कर सका, लेकिन अगर पुलिस अब इस सिलसिले में मुझे कुछ कहती है, ठीक है, क्या चाहते हो मुझसे? देखिए, मेहमानों के मुफाद का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आप हमसे ताउन करें। ओके, रुको यहाँ, मैंने कहा और वापस आके अमीना को समझाया। उसके कपड़े और भुड़का देते हुए कहा, हम दूसरे कमरे में चल रहे हैं। अमीना को सूरत-ए-हाल का सही तौर पे अंदाजा हो चुका था। उसने कोई तारुस न किया। कपड़े पहने, पर्स कंधे पे डाला और एक लफ्ज कहे बगैर बाहर आ गई। मैनेजर हमें साथ लिए हुए जीने के पास आया और एक कमरे का दरवाजा खुलते हुए कहा, यहाँ कोई ना आ सकेगा क्योंकि ये कमरा रेसरो है और जिस शख्स के नाम पे ये कमरा रेसरो है वो 1 हफ्ते से पहले यहाँ नहीं आएगा। अलबत्ता आप उसका नाम जरूर याद रखें। समझ रहे हैं ना आप इस कमरे में मुंतकिल हो जाएं ताकि अगर पुलिस आपके कमरे का जायजा ले तो हम इसे हाली करार दे सकें।
بہت شکریہ مینیجر، میں نے آپ سے کہا تھا نا جناب کہ مہمانوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال ہم نے مینیجر کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ مسحری پہ بیٹھ کے امینہ نے عائشہ سے کہا، بٹ یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا مینیجر ضرورت سے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کر رہا؟ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے ہماری موجودگی کی اطلاع اسی شخص نے حشمان ذکری کو دی ہے، ورنہ میری بات سنو، پہلے تم اس کمرے کا جائزہ لو، کہیں ہمیں یہاں چھپا کر کرسی کا شکار بنانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو۔ میں ایک دم اچھل پڑا، واقعی بے مثال خیال تھا۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالا، جھک کے مسحری کے نیچے نظر ڈالی، یہاں کچھ نہ تھا۔ باتھ روم اور کلاتھ روم کھول کے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، ایک کونے میں سنگار میز رکھا تھا جس میں قد عدم شیشہ لگا ہوا تھا۔ ترچھے زاویے میں رکھے ہونے کے باعث اس کے پیچھے کافی جگہ تھی، اتنی جگہ کہ آسانی سے 2-3 آدمی چھپ سکتے تھے۔ سیٹنگ کے لحاظ سے بھی یہ زاویہ کچھ سٹائل سے ہٹا ہوا تھا۔ عام طور سے سنگار میز مسحری کے قریب دیوار سے لگی ہوتی ہے اور اس کے قریب صوفے سیٹ وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ یہاں اتنے فاصلے پہ کیوں ہیں؟ یہ سوچتا ہوا میں آگے بڑھا، سنگار میز کے اوپر میں نظر دوڑائی، یہاں کوئی نہ تھا، لیکن میز اور کونے کی دیوار کے درمیان ایک بڑا سا باکس رکھا ہوا تھا جو تقریباً 3 فٹ اونچا اور اتنا ہی چوڑا اور 5 فٹ لمبا تھا۔ اس باکس کی یہاں موجودگی بڑی سنسنی خیز تھی، اس میں بھی کچھ افراد چھپ کے بیٹھ سکتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ باکس یہاں ہونا بے مقصد نہیں۔ بہرحال پسٹل پر میری گرفت مضبوط تھی۔ میں نے گردن گھما کے امینہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اس نے اشارہ کیا اور بولی، کیا ہے؟ میں نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر میں دبے پاؤں اس تک پہنچا، پھر اس کے کان میں منہ کر کے کہا، اس باکس میں مجھے لوگوں کے چھپنے کا شک ہے۔ میں پھر واپس آتا ہوں تو میرے اشارے پر لائٹ آف کرنا اور پھر 1-2 منٹ توقف کے بعد دوبارہ جلا دینا۔ اندر کوئی ہے تو اندھیرا ہوتے ہی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ امینہ نے گردن ہلائی، پھر مسحری سے اٹھ کر سوئچ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ میں نے میز کے قریب جا کے اشارہ کیا، اس نے سوئچ آف کیا۔ کمرے میں اندھیرا ہوا۔ ہماری نظریں ڈھکن پہ جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی جس میں کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ہماری نظریں کچھ ہی لمحوں میں اندھیرے سے مانوس ہوئی۔ امینہ بھی میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ مجھے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹل دیکھ کر تعجب ہوا۔ کچھ منٹ ایسے ہی گزرے اور پھر اچانک ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ بس کا ڈھکنا آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ ہم اس کے مزید کھل جانے کا انتظار کرتے رہے۔ میں نے امینہ کو اشارہ کیا، وہ پنجوں کے بال دوڑتی ہوئی سوئچ کے پاس پہنچی۔ ڈھکن 8-10 انچ اوپر اٹھا ہوا ہوگا کہ کمرے میں ایک دم روشنی ہوئی۔ ڈھکن آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ڈھکن بند ہوتے ہی دیوار کی طرف ایک پینسل صندوق میں سے فرش پہ گری اور ڈھکن مکمل طور پہ بند ہوا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، صندوق کی کنڈی لگائی، پھر میں نے جھک کے وہ پینسل اٹھائی جو غالباً ڈھکن کے نیچے ہوا کے لیے تھوڑی سی درز کھولنے کے علاوہ صندوق کی کنڈی کو بھی بند ہونے سے روکے ہوئے تھی۔ اب جو کوئی بھی تھا پوری طرح چوہے دان میں بند ہو کے رہ گیا تھا۔ میں نے امینہ کو مسحری کے چادر میں سے ایک لمبی دھجی پھاڑ لینے کو کہا اور خود ڈھکن پہ بیٹھ کر صندوق کے دوسرے پہلو کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرف بھی کوئی سوراخ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب مکمل طور پر یہ ایئر ٹائٹ ہو چکا تھا اور اس ایئر ٹائٹ قبر میں بند ہو جانے والے بد نصیب 1 یا 2-3 جتنے بھی تھے 10-15 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے کہ باکس کے اندر ڈھکن پر ہاتھوں اور سروں سے ضربیں لگائی جانے لگی۔ صندوق بہت مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے تختے غالباً جہاز کے کیبنوں کے تختوں سے بنائے گئے تھے، چنانچہ اس کے ٹوٹنے اور کھلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے تہا تہا کی بے ربط آوازیں پیدا ہونے لگی۔ میں نے امینہ سے کہا، تم دروازے اور کھڑکیاں بند کرو۔ امینہ نے فوراً میری اس ہدایت پہ عمل کیا اور میرے پاس آ کے ڈھکن پہ بیٹھ گئی۔ صندوق میں تھوڑی ہی دیر بعد دھماکوں اور آوازوں سے ہنگامہ سا برپا ہوتا چلا گیا، لیکن پھر یہ ہنگامہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے تک صندوق پہ بیٹھے رہے اور آدھے گھنٹے میں اندر سے تمام کوششیں ختم ہو گئی اور سکوت طاری ہوا۔ تب میں نے امینہ کو اشارہ کیا، ہم صندوق سے اتر کر نیچے کھڑے ہو گئے۔ صندوق میں اب کسی کے زندہ ہونے کا امکان نہ تھا۔ ہم اس منحوس صندوق سے اتر کر صوفوں کے پاس آئے، گلاس میں پانی انڈھیلنے لگے۔ پانی پیتے پیتے گھٹ کر مرنے والوں کی عزتناک موت کے تصور سے مجھے چھٹری سی آئی۔ کیا کہتی ہو آپ یہاں رکیں یا نکلنے کی کوشش کریں؟ دیکھو جو کچھ ہوا اس میں یہ سوچنا تو بالکل حماقت ہے کہ مینیجر اس سازش میں شریک نہیں تھا۔ یہاں خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن بھاگ نکلنے کا کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ اگر 1 گھنٹہ اور گزر جائے تو 4:30 بجے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ لیکن پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، آؤ، میرا خیال ہے مینیجر سو چکا ہوگا۔ خیال تو اچھا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ اگر مینیجر سے ملاقات ہو گئی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آؤ چلتے ہیں۔
میں نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ راہداری زینے کے موڑ تک خالی پڑی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ ہم دبے پاؤں چلتے ہوئے زینے کی طرف پہنچے، خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے پہلی منزل پہ آئے۔ امینا نے آگے بڑھ کر میرا بازو تھاما۔ کلرک دونوں بازو میرے میز پر رکھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آرام سے سو رہا تھا۔ ہم نے اپنے قدموں کی رفتار اور مختار کر دی اور آواز پیدا کیے بغیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورا کاؤنٹر عبور کر گئے۔ کلرک بے خبر سو رہا تھا۔ ہم آگے بڑھے اور گھوم کر دروازے پہ پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن دیوار کے قریب ایک پہرے دار سٹول پہ بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، سلام کر کے بولا، صاحب ابھی تو سیر کا وقت نہیں ہوا؟ اچھا ہوا تم مل گئے، ذرا مہربانی کر کے جلدی سے ٹیکسی لاؤ۔ پہرے دار نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں نے اپنے چہرے پہ نکاہت کے سار پیدا کیے وہ بولا، افسوس خانم، میں دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو یہ میری مجبوری ہے اور شاید یہ تمہاری مجبوری ہو۔ اس نے $1 نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا تو امینا بولی، دروازے پر تو ہم کھڑے ہیں، جاؤ ذرا جلدی کرو۔ پہرے دار نے نوٹ ٹرے میں ڈالا، جلدی سے سڑک کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں نے دروازے سے نکل کر آگے پیچھے دیکھا، میدان صاف پا کے امینا کو اشارہ کیا۔ امینا باہر آئی اور بولی، کیا ٹیکسی کا انتظار کرو گے؟ آ جاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا بازو تھام کے تیزی سے سڑک عبور کرنے لگا۔ سڑک عبور کر کے ہم سامنے والی عمارتوں کے عقب میں پہنچ گئے اور مخالف سمت چلنے لگے۔ کچھ عمارتیں گزرنے کے بعد ایک اسٹریٹ کے کونے پہ پہنچ کر میں نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا۔ پہرے دار ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوٹل کی طرف آ رہا تھا۔ ہم عمارت کی آڑ میں ہو گئے تو گاڑی ہوٹل میں داخل ہوئی تو پچھلی سیٹ پر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ دیکھا کیا خیال ہے، ہم رکے ہوتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ میرے خدا، ایسے لگتا ہے جیسے پورا ہوٹل ہمارے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ لعنت بیچو ان سب پہ، لیکن ہمیں ٹیکسی فوراً ملنی چاہیے کیونکہ انہیں فوراً ہی ہمارے فرار کا احساس ہو جائے گا۔ ہم نے آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی گلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر دوڑتے تو وہ بھی خطرناک تھا کیونکہ کسی بھی گشتی پولیس کے آدمی سے سامنے ہونے کے امکانات تھے۔ کوئی 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے کسی قدر اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر میں سڑک کا دوسرا سرا نظر آنے لگا۔ کیا تم اس علاقے سے واقف ہو؟ بالکل نہیں، ذرا آہستہ چلو۔ اصیلی طور پہ ہمیں یہاں ٹیکسی مل جانی چاہیے۔ تھوڑا سا پہچان رہی ہوں اس علاقے کو، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تھوڑے فاصلے پر ٹیکسی سٹینڈ ہونا چاہیے۔ میں نے گردن ہلائی، پسٹل جیب میں رکھا، اس پہ میری گرفت قائم رکھی۔ آخرکار ہم ٹیکسی سٹینڈ پہ پہنچے اور ہمیں یہاں ٹیکسیاں بھی نظر آئی۔ ڈرائیور پچھلی سیٹوں پہ پڑے سو رہے تھے۔ امینا نے پہلی ٹیکسی کے ڈرائیور کا شانہ کھلایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ٹوپی سر پہ رکھ کے باہر نکل آیا۔ ہم پچھلے حصے میں بیٹھ گئے۔ امینا نے میری طرف دیکھے انگریزی میں کہا، بتاؤ کہاں چلیں؟ پورٹ کی طرف۔ اوکے۔ ڈرائیور، تمہاری ٹیکسی کے ٹینک میں فیول کتنا ہے؟ ٹینکی بھری ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ قاہرہ جا سکتے ہو؟ جا تو سکتا ہوں، لیکن آپ کو دونوں طرف کا کرایہ دینے پڑے گا۔ چائے کے لیے 1 گھنٹہ ٹھہرنا پڑے گا۔ 5:30 بجے پہلے نہیں جا سکتے۔ پورٹ پہ ناشتہ کریں گے، یہ منظور ہے؟ جی سر، لیکن کرایہ؟ ہاں، کرایہ تمہیں دے دیں گے۔ قصور میرا نہیں جناب، قاہرہ سے سواری ملنا مشکل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ مذاکرات ختم ہوئے تو اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور کوئی 15 منٹ کے بعد ہم بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ میرا ذہن تیزی سے گزرے ہوئے واقعات پہ غور کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہماری تلاش میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہنگامہ آرائی تو ہونی ہی تھی۔ وردان صدانی شاید ہمیں، میرا مطلب ہے مجھے اس ہنگامہ آرائی کی خبر دینے آیا تھا۔ بندرگاہ کے سامنے کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے ہم نے گاڑی رکوائی۔ ڈرائیور سے کہا، آؤ ڈرائیور، اس وقت تم ہمارے مہمان ہو۔ ڈرائیور نے نیاز بندی سے گردن ہلائی۔ 5 بجے کے قریب چائے ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے چلنے کا فیصلہ کیا۔ بل ادا کر کے ٹیکسی سے کچھ فاصلے پر پارکنگ لاٹ میں چھٹی 7ویں گاڑی پہ نظر پڑتے ہی میں چونکا۔ یہ وہی ٹیکسی تھی جو ہم نے اس وقت دیکھی تھی جب ہوٹل کا پہرے دار ہمارے لیے لے کر آیا تھا۔ اس میں اس وقت 3 آدمی بیٹھے تھے۔ یہ ٹیکسی میری نظروں میں آئی۔ امینا نے اسے نہیں دیکھا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیے جناب۔ میں نے صرف ایک لمحے سوچا، اس کے بعد ڈرائیور سے کہا، چلو۔ ہماری ٹیکسی بیک ڈور سے نکلتے ہی وہ دوسری ٹیکسی بیک ہوئی۔ امینا نے مجھے کچھ محتاط انداز میں پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، خیریت؟ کیا بات ہے برٹ؟ میں نے فوراً جواب دینے کی بجائے اپنا پسٹل جیب سے نکالا۔ امینا نے میرے اس عمل کو حیرانی سے دیکھا اور پھر پیچھے بیک کر کے دیکھنے لگی۔ ٹیکسی سڑک پہ آتے ہی فراٹے بھرنے لگی۔ اس سے کچھ پیچھے وہ دوسری ٹیکسی بھی اسی رفتار سے آ رہی تھی۔ میں نے امینا کی طرف دیکھا۔ امینا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ آخرکار ٹیکسی مختلف سگنلز اور
सेक्शनों से गुजरती हुई बैरूनी शहर में जाने वाली शाहराह पे आई। उसकी रफ्तार कुछ और तेज हो गई। मैंने ड्राइवर से कहा, सुनो, कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? जिंदगी गुजर गई जनाब। अपने आप को माहिर कहते हो, क्यों नहीं? फिर कितनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो? जितनी रफ्तार से आप कहें, लेकिन खर्चा कुछ ज्यादा हो जाएगा। ड्राइवर के इस कमीनेपन पे मुझे हंसी आई। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन गाड़ी इतनी रफ्तार से चलानी पड़ेगी कि खर्चा देते हुए खुशी हो। आप जितनी तेज कहें जनाब। तो फिर ठीक है, ये लो, मैंने कहा और $10 का एक नोट निकाल के उसके हाथ पे रख दिया। अरे साहिब, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। चलो देखता हूँ कितनी तेज चला सकते हो। ठीक है साहिब। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पांव का दबाव बढ़ाया। स्पीड मीटर की सुई आगे बढ़ने लगी। 1 मील तक जाते जाते टैक्सी 90 और 100 के दरमियान दौड़ने लगी। मैं ड्राइवर की तारीफ कर रहा था और बोला, और साहिब? हाँ चलो। साहिब एक बात बताए। हाँ पूछो। क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? हाँ, वो भी एक टैक्सी थी, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे। ड्राइवर कुछ खामोश हुआ। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं साहिब, ऐसे ही। देखो ड्राइवर, हर शख्स को अपनी जान अजीज होती है। दूसरों की जंग में कोई शामिल नहीं होता। अगर तुम इस ख्याल से खौफजदा हो गए हो कि टैक्सी मेरे दुश्मन मौजूद हैं, तो बेफिक्र हो। करीब तरीन नहलस्तान में हमें छोड़ो, अपना किराया लो और वापस लौट जाओ। हम खुद भी तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते। मेरे इन अल्फाज ने ड्राइवर पे असर किया और वो फीकी सी हंसी के साथ बोला, नहीं साहिब, ऐसी बुज़दिली तो मैं नहीं कर सकता। और फिर हर पेशे के कुछ उसूल होते हैं। हम इतने बेअसूल लोग नहीं होते। आपके साथ एक खातून है, हमें इनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अब एक ऐसा मरहला भी आया है कि मैं तुम्हें तेज रफ्तारी के खतरे में डाले बगैर अपना काम कर सकूं। मैं उनका मुकाबला करूंगा। ड्राइवर ने एक नजर पिछले रास्ते पे डाली और फिर बोला, साहिब वो टैक्सी कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है या तो उनका पेट्रोल खत्म हुआ या फिर वो वापस चले गए। मैंने पलट के शीशे पे देखा। हद नजर तक सड़क खाली पड़ी थी। सुबह होती जा रही थी। हर चीज साफ नजर आ रही थी। मेरी हिदायत पे टैक्सी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। हम लोग शहरी आबादी से काफी दूर निकल आए। दोनों तरफ वीरान सहरा के सिवा कुछ न था। बहुत दूर कहीं कहीं खजूर के दरख्तों के झुंड नजर आते और पीछे रह जाते। मशरक की तरफ शफक का मंजर भी टेलों के जरा चमकाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था। चंद मील चलकर एक नहलस्तान आया, जहाँ 100-150 खजूर के दरख्तों के दरमियान सड़क के करीब चंद मकानात नजर आ रहे थे। यहाँ एक चश्मा भी था और कहवा खाना भी, जो दूर ही से नजर आ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, क्या ख्याल है, उस तरफ चलें? जैसा हुक्म साहिब, उसने कहा और मेरे इशारे पे उसने कहवे खाने की तरफ गाड़ी मोड़ दी। इस वक्त कहवा खाने में और कोई मौजूद न था। चुनाचे जब हम वहाँ पहुँच के गाड़ी से उतरे तो कहवा खाने का मालिक हमें देकर ताजीम के लिए उठकर बाहर आया। ड्राइवर ने अरबी में इससे कार खड़ी करने की जगह बताने को कहा और उसने एक तरफ इशारा कर दिया। ड्राइवर हमें अंदर जाने का कह के गाड़ी लेकर उस तरफ चल पड़ा और मैं अमीना के साथ अंदर दाखिल हो गया। यहाँ इस वक्त सिर्फ 2 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। इनके सामने एक मेज पर कहवे के फंजान रखे हुए थे। हमें देखते ही वो उठे और कहवा खाने के मालिक को चंद सिक्के देकर चल पड़े। हम एक कोने की मेज पर पहलू व पहलू बैठ गए। अमीना ने चंद चीजों के नाम लिए। कहवा खाने वाला नफी में सर खिलाता रहा। आखिरकार चंद उबले हुए अंडे, बिस्कुट और कॉफी का नाश्ता लेकर कोई आधे घंटे के बाद हम काहिरा की जानिब रवाना हुए। इस दौरान मेरी नजरें बाहर का जायजा लेती रही, लेकिन अब इस टैक्सी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे शक हुआ कि शायद हमें गाड़ी पिसाने में गलती हुई हो और मुमकिन है वो सिरे से हमारा ताकुब ना कर रहे हो। अमीना से इस सिलसिले में मैंने कहा तो वो बोली, नहीं बुर्क, वो गाड़ी वही थी जिसे वो पहरेदार लेकर आया था, और वैसे भी मैंने इसमें खशमान जिक्री के एक आदमी को शिनाख्त कर लिया था। इसका मतलब है कि फिर मेरा ख्याल गलत है। हम दोनों खामोश हुए। ड्राइवर भी खामोशी से गाड़ी चला रहा था। काहिरा अब सिर्फ चंद मील रह गया था। बुलंद इमारतें नजर आने लगी। हमारी टैक्सी कोहिस्तानी सिलसिले की ऊंची नीची सड़क पे तेजी से दौड़ने लगी और फिर एक खमार मैदान के एक मोड़ पर पहुंच गई। अभी वो एक मोड़ मुड़ी ही थी कि सामने से कार सड़क के बीचों बीच तेजी से आती दिखाई दी। फासला बेशक काफी था, लेकिन वो जिस अंदाज में चला रहा था वो बड़ा खौफनाक मालूम होता था। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो कार उसी तरह चलती रही। ड्राइवर ने रफ्तार कम की, टैक्सी को एक्सटेरियम लिफ्ट पर ले जाना चाहा, लेकिन सामने वाली कार रफ्तार कम होते ही मजीद बाई जानिब हो गई। फिर उसके ब्रेक लगे। उसने रास्ता रोका। हमारी टैक्सी के ब्रेक चरचराने लगे। फिर टैक्सी इस कार से चंद फुट के फासले पे रुकी। ड्राइवर ने सर खिड़की से बाहर निकाल के कहा, क्या चाहते हो पागल तुम? पिछली सीट से 2 आदमी उतरने के बाद आगे बढ़े और अब सूरत-ए-हाल किसी किस्म के शको शुबे से बालातर थी। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने पिस्टल निकाल के टैक्सी के दाईं तरफ आने वाले आदमी के सीने का निशाना लेकर गराती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ।
पिस्टल पर नजर पड़ते ही उसके कदम चिपक गए। मैंने फुर्ती से दरवाजा खोला, बाहर निकला, पिस्टल उसकी तरफ किए, उसकी तरफ लिपका। उसी वक्त बाएं जाने वाले ने मेरी तरफ पिस्टल किया और चीख के बोला, हैंड्स अप। लेकिन उसका जुमला पूरे होने से पहले अमीना ने गोली चला दी और वो पेट पे हाथ रख के गिर पड़ा। अमीना भी दूसरा दरवाजा खोलकर मेरे करीब आई। मैंने कदम आगे बढ़कर सामने खड़े आदमी से पिस्टल छीनकर अमीना के हाथ में दे दिया। हथियार छीनते ही उस शख्स के दोनों हाथ खुद ब खुद सर से ऊंचे उठ गए। मैंने उसे कार में धकेला, पिस्टल का कुंदा कनपट्टी में मार के गिराया। ड्राइवर ने रहम तलब नजरों से मुझे देखा। मैं उसे नजरअंदाज करके जख्मी के करीब पहुंचा। वो दोनों हाथों से पेट दबाए सड़क पे पड़ा तड़प रहा था। उसका रिवॉल्वर कुछ फासले पे पड़ा था। मैंने अमीना को उसे उठाने का इशारा किया, जख्मी आदमी को पकड़ के खड़ा किया। वो कराहता हुआ एक हाथ से पेट दबाए लड़खड़ाते कदमों से कार की तरफ चलने लगा। इससे पहले कि वो डगमगा के फिर गिरता, मैंने उसे धकेल के कार में घुसेड़ा। ड्राइवर की गर्दन पे हाथ मार के कहा, इससे पहले कि पुलिस की गाड़ी आके तुम्हें सरकारी मेहमान खाने में ले जाए, यहाँ से दफा हो जाओ।